सार्डिनिया पिडमांट ही एक ऐसा स्टेट था जिसके अंदर इटली का अपना रूलर था, बाकी एरिया दूसरे दूसरे के कैप्चर में जा रहा था। तो जब ये वियना ट्रीटी हुई थी तो इटली का आज जो नॉर्थन पार्ट है, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने कैप्चर में कर रखा था, वो पार्ट ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया, उसके अंडर में दे दिया गया। ऐसे करके नेपोलियन बोनापार्ट ने जितना एरिया कैप्चर किया था उसको काट काट करके दूसरी कंट्री के अंडर दे दिया, ताकि वो फ्रांस स्ट्रॉन्ग कंट्री ना बनी रहे। ओके, अब हमारे पास आता है बेटा ज्यूसेपी मैज़नी। देखिए ज्यूसेपी मैज़नी एक रिवोल्यूशनरी हुआ है। इटली का यूनिफिकेशन करने के लिए नेशनलिज्म का अभियान चलाने वाला आदमी था ये। इटली के यूनिफिकेशन के लिए मैज़नी, काबूल और गैरिबाल्डी, इन तीनों का विशेष रोल है। मैज़नी जिसने दो संगठन बनाए थे, यंग यूरोप और यंग इटली, उसने क्या किया था? He believed the यूनिफिकेशन में विश्वास रखता था ये, इसलिए इसने घोषणा की थी इटली कुड नॉट टू बी पेचवर्क। ये पेचवर्क क्या होता है बेटा? कि इटली अब पेचवर्क में नहीं रह सकती है। पेचवर्क में मतलब कि जैसे हमारे पास कुर्ता होता है, कुर्ता के भीतर से आप बता देते हैं कि इसको लॉक करिए। इट मीन्स जब सिलाई करने के बाद जो कटाई वाला एरिया है उसका धागा हमारा निकलना शुरू हो जाता है, तो वहां से भी एक दूसरी मशीन से उसमें ऐसी सिलाई कर दी जाती है जिससे उसमें से धागा ना निकले, तो वो पेचवर्क होता है, उसका पैबंद होता है, उसकी बाउंड्री डिसाइड होती है। तो यहाँ पे बताया कि इटली लंबे टाइम तक अब इस पेचवर्क में नहीं रह सकती है, इससे पाबंद में नहीं रह सकती है। इसको यूनिफिकेशन के लिए प्रयास करने वाला जो मैज़नी था उसने ये बात बताई थी, और उसने लोगों को गैदरिंग में करके इकट्ठा करके उसने वहां से मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। किसने? ज्यूसेपी मैज़नी ने। इट्स ओके। अगला पॉइंट आपने पूछा था बेटा कि फोक सॉन्ग, फोक डांस, फोक पोएट्री, ये सब क्या होता है? देखिए बेटा, ये दासवोक इन पब्लिक या नेशन कह सकते हैं। तो इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स रोमांटिज्म के हैं। रोमांटिज्म जिसमें रोमांस होता है, जिसके अंदर आपके मन में एक खुशी उत्पन्न होती है। तो यहां जर्मनी का एक फिलोसफर हुआ है जिसने रोमांटिज्म को ज्यादा सपोर्ट किया है, उसको ज्यादा टारगेट बनाया है। जर्मनी का जो फिलोसफर था उसका नाम था जोहान गॉटफ्रीड। जोहान गॉटफ्रीड था, उसने रोमांटिज्म को हाईलाइट किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस टाइम पे यूनिफिकेशन किया जा रहा था। यूनिफिकेशन किस किस का हुआ था? फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन, इन सभी के बारे में आपने स्टडी इस चैप्टर में की है। तो यूनिफिकेशन के लिए
जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड ने रोमांटिज्म को ज्यादा हाईलाइट किया है। उसने बताया कि अगर आपको यूनिटी चाहिए तो साइंटिफिक मेथड को छोड़ दीजिए। किसी भी कंट्री के अंदर नेशनलिज्म लाने के लिए साइंटिफिक मेथड काम नहीं आते हैं। उस कंट्री में यूनिटी लाने के लिए फोक सॉन्ग, फोक डांस और फोक पोइट्री काम आती है। कैसे? आप लोगों के पास अगर साइंटिफिक उपदेश देना शुरू कर दें, साइंटिफिक फैक्ट बताना शुरू कर दें, तो कितनी देर सुनेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। और अगर आपको अपनी कम्युनिटी में, हिंदू सोसाइटी में, और विशेष करके हरियाणवी गीतों के साथ, डांसर के साथ, या दूसरी हमारी जो कल्चरल एक्टिविटी है, जो हरियाणवी कल्चरल, रागनी की मित्र मंडली में बैठने के लिए, ठाका लगाने के लिए, जोक सुनने के लिए, और जो हमारे पास छोटे प्ले होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, उन सभी के माध्यम से आप लोगों के अंदर आपस में फ्रेटर्निटी बहुत जल्दी आ जाएगी, भाईचारे की भावना आ जाएगी, आप में फ्रेंडशिप हो जाएगी और आप लोग यूनिटी में आ जाएंगे। इट्स ओके, हैव यू गॉट इट? यानी कि रोमांटिज्म एक ऐसा आइडियाज है जिससे आप बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना भी पसंद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करना पसंद करते हैं। और जहां पे आपको सारा दिन भर स्टडी करने के लिए दिया जाए, नए साइंटिफिक मेथड बताए जाएं, वहां पे ज्यादा लंबे टाइम तक कोई भी आदमी रुकने में तैयार नहीं होता है। तो वहीं पे रुकेंगे जहां हमारा कल्चर मैच करेगा, जहां हंसी खुशी ठाके जोक आदि होंगे, वहीं पे रुकेंगे। वो सारा जो मजा होता है, वो सारा जो इंटरेस्ट होता है, वो सारा हमें कहाँ से आता है? फोक सॉन्ग से आता है, फोक डांस से आता है, फोक पोइट्री से आता है। यानी कि हमारे हरियाणवी गीत, डांस, उनमें मजा आता है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं। गैदरिंग में इकट्ठा हो जाते हैं जब हरियाणवी डांस होता है या हरियाणवी गीत सुनाए जाते हैं, मित्र मंडली में बैठ करके भजन कीर्तन होते हैं, उससे यूनिफिकेशन आता है। ओके, तो ये रोमांटिज्म का जो आइडिया था, ये जोहान गुटेनबर्ग में दिया था, जिसने यूनिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा फैक्ट बताया था। अगला पॉइंट्स आपने पढ़ा था, अब आपने इसमें पूछा है बेटा, पोलैंड का लैंग्वेज रोल। पोलैंड का जो यूनिफिकेशन हुआ था उसके अंदर बताया गया है कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे रोमांटिज्म का रोल बताया था यूनिफिकेशन के लिए, अब हम लैंग्वेज के लिए बताएंगे। लैंग्वेज का रोल देखिए, हमने अभी पढ़ा कि 1857 में जो वियना ट्रीटी हुई थी, इस वियना ट्रीटी के अंदर पोलैंड का एरिया था वो रसिया के अंडर में कर दिया था। तो जो पोलैंड कंट्री था उसके अंदर पोलिश लैंग्वेज बोली जाती थी। Russia did not want to the use of a Polish language. Russia forced the Poland peoples. किसके लिए फोर्स किया? डिमोरलाइज देयर लैंग्वेज, कि आप अपनी लैंग्वेज पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, उसको हरासमेंट देना चाहते थे, इसलिए पोलिश लैंग्वेज को हटाना चाहते थे। और जब वो अपनी लैंग्वेज भूल जाएंगे तो धीरे धीरे अपना कल्चर भूल जाएंगे, और जब कल्चर भूल गए तो सीधी सी बात है कुछ समय के बाद में पोलैंड के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनका अपना कोई कंट्री हुआ करता था, वो रसिया में मैच हो जाएंगे। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे साथ किया था, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी, सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट था, ये इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, बाद में इंग्लिश कल्चर लें, और फिर थोड़े समय के बाद में 1, 2, 3 सेंचुरी के बाद इनको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे कोई इंग्लैंड कंट्री भी हुआ करते थे, कुछ समय के बाद में ये इंग्लैंड बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए यूनिक का काम करती है, एक यूनिटी का काम करती है, इसलिए पोलिश लैंग्वेज के जब उनको इनकरेज किया गया रसिया कंट्री ने, तो इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ी और लैंग्वेज को ही उन्होंने अपना वेपन बनाया अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। इनको जो भी पनिशमेंट दी गई वो सारी पनिशमेंट इनको एक्सेप्ट किया और पोलिश लैंग्वेज से उन्होंने अपने देश को आज पोलैंड कंट्री वर्ल्ड के मैप में दिखाई देती है। ओके, अगला आपने पूछा था बेटा कि ये हैब्सबर्ग और हैंगरियंस क्या है। तो हैब्सबर्ग क्या है बेटा?
एंशिएंट टाइम में हुआ करता था, बहुत लंबा एरिया का इसके कैप्चर में हुआ करता था। तो 1815 में जब इसके अंदर फ्रांस के अंदर दोबारा से मोनार्की सिस्टम आ गया, तो इन लोगों ने स्ट्रगल किया 1848 तक। फिर दोबारा से लोगों ने, पब्लिक ने, जो लिबरलिज्म को सपोर्ट करने वाले थे, जो रेडिकल मूवमेंट में विश्वास रखते थे, जो अपने देश का सिस्टम को डेमोक्रेसी में चेंज करना चाह रहे थे, उन लोगों ने स्ट्रगल किया और कंटिन्यू स्ट्रगल करने के बाद 1848 में उन्होंने एक लंबा मूवमेंट स्टार्ट किया। उस मूवमेंट के बाद में हैब्सबर्ग रूलर्स को ये समझ आ गया था कि भाई अब लंबे टाइम तक हम पुराने सिस्टम को लेकर के चल नहीं पाएंगे, इसलिए 1815 से पहले जो नेपोलियन कोड इम्पोज हुआ था वो उसके अंदर लोगों को राइट्स दिए गए थे। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि लोगों को, या 10th क्लास की बुक में पढ़ा था कि लोगों को स्टूडेंट्स बोला गया था, नागरिक बोला गया था। उसमें छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई नहीं होता था, सभी को एक ही नागरिकता सिटीजन कहा गया था और उसी के आधार पर लोगों को इक्वलिटी के राइट्स दिए गए थे। अब उनको समझ आ गया था कि 1815 से पहले जो लोगों के पास राइट्स थे वो दोबारा से देना है, इसलिए हैब्सबर्ग रूलर्स ने हैंगरियंस बोला गया, ऑस्ट्रेलिया हैंगरी, यानी कि दोनों को कंबाइन में बोल सकते हैं, या फिर हमारे पास हम ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है और हैंगरी अलग कंट्री है। अब हैंगरी का एरिया था, उसको वो सारे राइट्स लोगों को दिए गए जो 1815 में उस फ्रांस कंट्री के अंदर इम्पोज किए थे नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, तो हैंगरियंस कौन है? हैंगरी कंट्री का नाम है बेटा। अगला आपने पूछा था ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। तो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन देखिए, जो ब्रिटेन कंट्री आपको दिखाई दे रही है उसके अंदर इथेनिक्स ग्रुप हुआ करते थे। इस इथेनिक ग्रुप में वेल्स होते थे, इंग्लिश, स्कॉट आदि आदि, आयरिश, अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। ये जो एरिया था ये इंग्लैंड किंगडम था, इंग्लिश किंगडम बोल सकते हैं। ये जो एरिया था ये स्कॉट किंगडम बोल सकते हैं। ये जो एरिया था ये आयरिश किंगडम बोल सकते हैं। और ये एरिया था ये वेल्स किंगडम। इसके अंदर जो इंग्लिश किंगडम का एरिया था ये सबसे अपने आप को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेस पे स्ट्रॉन्ग करने में सक्सेस हो गया। 1684 के अंदर इन सभी का जो कॉमन एरिया था, कॉमन जो पार्लियामेंट था, जो सिस्टम था, गवर्नमेंट का सिस्टम था, उस गवर्नमेंट के सिस्टम के ऊपर 1868 में इंग्लिश किंगडम ने अपना डोमिनेट सेट कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद में 1707 के अंदर इसी पार्लियामेंट ने, जो पार्लियामेंट इसके अधिकार क्षेत्र में आ गई थी, उस पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, एक्ट ऑफ ए यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन के तहत उसने स्कॉटलैंड को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, फिर आयरिश को ले लिया। ऐसे करके धीरे धीरे ये सारा एरिया था वो ग्रेट ब्रिटेन बन गया। ग्रेट ब्रिटेन इट मीन से आज का जो इंग्लैंड है वो बन गया। पहले ये इंग्लिश किंगडम हुआ करता था। ओके, हैव यू गॉट इट? अब लास्ट का पॉइंट में आपने हमसे पूछा बेटा कि नेशनलिज्म क्या होता है और एम्परलिज्म क्या होता है। देखिए, नेशनलिज्म के लिए प्रयास फ्रांस ने किया था क्योंकि फ्रांस का एरिया कोई फिक्स नहीं था। जर्मनी ने किया, इटली ने किया और हमारे इंडिया ने भी किया। जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन उन्होंने अलग टाइप से किया। उन्होंने मोनार्की सिस्टम को रिड्यूस करने के लिए किया, बट हमने कैसे किया? हमने वो जो पावर हमारे पास आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी कंट्री इंपीरियलिज्म के आइडियाज को लेके आए थे, उस इंपीरियलिज्म को रिड्यूस करके किया। हमारे अंदर जो यूनिटी आई थी, जो एक देशभक्ति की भावना
जो पैट्रियोटिक सॉन्ग आप बोलते हो, जिसको सुनने के बाद आपको पूरे राष्ट्र की याद आ जाती है, भारत माता की याद आ जाती है, वो नेशनलिज्म के आइडियाज होते हैं, वो नेशनलिज्म होता है। और जब नेशनलिज्म वहां पे आ गया, ब्रिटेन में आ गया नेशनलिज्म, फ्रांस में आ गया, इसमें फ्रांस के अंदर, तो इन लोगों ने अपने एरिया को और ज्यादा एरिया को कैप्चर करने के लिए यहां से निकल करके और दूसरी कंट्री में पहुंचना शुरू कर दिया। इन पर इस प्रकार के जो आइडियाज थे, दूसरे एरिया को जो अपने कैप्चर में करने का जो आइडियाज था, वो इंपेरियलिज्म का है बेटा। नेशनलिज्म जो अपने राष्ट्र के लिए एक लैंग्वेज और फिक्स एरिया, एक सिस्टम, एक करेंसी, एक पॉलिसी जहां पे इम्पोज होती है, वो नेशनलिज्म की होती है। और जब एक पॉलिसी, एक यूनिफिकेशन आ जाता है, दूसरी कंट्री को अपने कैप्चर करने के लिए, उसको गुलाम बनाने के लिए जब वो चलते हैं, तो उस प्रकार के जो आइडियाज होते हैं वो इंपेरियलिज्म के होते हैं। इट्स ओके, योर डाउट हैज बीन फिनिश्ड।